Hello everyone, welcome to Motion Foundation. I am Priyanka Vaishnav, your maths teacher. So students, in previous lecture we covered some question of exercise 1.1 and now we will discuss some other important question of Euclid division lemma and Euclid division algorithm. So let's start. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इज शो दैट एनी पॉजिटिव odd integer is of the form 4q plus 1 और 4q plus 3. तो आपको क्या करना है, एक ऐसा इंटीजर लेना है वो पॉजिटिव भी हो एंड ओड होना चाहिए और वो किस फॉर्म में एक्सप्रेस आप कर सकते हैं 4q plus 1 एंड 4q plus 3. सिमिलरली क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किया था, 2q से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसमें भी इसी तरह से क्वेश्चन था, इवन इंटीजर 2q की फॉर्म में एंड ऑड इंटीजर 2q plus 1 की फॉर्म में, उसी तरह का ही क्वेश्चन है. तो देखो सबसे पहले बात हमारे पास ये आती है कि मैम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी हमें क्या चूज करना चाहिए. तो जैसे हमें क्वेश्चन को देख के यहाँ से क्लियर होता है 4q plus 1, तो हम क्या चूज करेंगे, b की वैल्यू कितनी होगी, b इज इक्वल टू 4. ओके, इजी है, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी. सो लेट अस स्टार्ट विद टेकिंग a वेयर a इज ए पॉजिटिव ओड इंटीजर. अब देखो a पॉजिटिव भी है, a ओड भी है. क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है, क्वेश्चन में बोला गया है कि a पॉजिटिव ओड इंटीजर होना चाहिए. दैट्स व्हाई वी टेक a इज ए पॉजिटिव ओड इंटीजर. अब इसके बाद ऑफ कोर्स जब हम पढ़ रहे हैं, नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन लेमा से सॉल्व करना है. तो मैंने पहले भी आपको ये बताया था कि अगर कभी मेंशन नहीं हो तब भी इस टाइप के क्वेश्चंस हम लेमा से ही सॉल्व करेंगे. ऐसे मत बोल दीजिएगा. आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपने लेमा का यूज़ नहीं किया तो आपको सोचें कि नहीं हमें लेमा यूज़ नहीं करनी, हम कैसे करें कि 4q है तो कोई भी इंटीजर है, ये ऑड होगा, इवन होगा, हम 2 कॉमन लेकर या किसी भी वे में हम कर सकते हैं. तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको प्रॉपर वे में लेमा का यूज़ करना है. जस्ट बिकॉज क्वेश्चन में हमें लेमा से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन दी गई है. एक्सरसाइज जो है तो एक्सरसाइज में लेमा के बारे में बताया गया है, तो जब तक आपको क्या करना है, लेमा से रिलेटेड ही क्वेश्चन लेने हैं. आगे देखिए, वी अप्लाई द डिवीजन एल्गोरिथम विद a एंड b इक्वल टू 4. डिवीजन एल्गोरिथम हो या डिवीजन लेमा हो, दोनों का मीन ऑलमोस्ट सेम ही होता है. बस एल्गोरिथम उस चीज को अप्लाई करने का एक वे होता है और लेमा क्या होती है, वो एक स्टेटमेंट है. हमने इसका डिफरेंस बहुत अच्छे से देखा है. b इक्वल टू 4 क्यों लिया, जस्ट बिकॉज मल्टीपल ऑफ q इज 4. q का मल्टीपल ही आपको हमेशा देखना है और यहाँ से आप b की वैल्यू चूज कर सकते हैं. q क्या होता है, क्वेश्चन का मल्टीपल जो होता है ऑफकोर्स वही डिवीजर होता है और डिवीजर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, b से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसलिए b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी. बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हो या लेमा हो, दोनों का मीन ऑफकोर्स सेम ही होता है. a इक्वल टू, अगर क्वेश्चन में एक चीज जरूर ध्यान रखना, यहाँ पर कुछ नहीं कहा गया है कि लेमा का यूज करें या एल्गोरिथम का, बट अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलर ये वर्ड यूज किया गया है दैट यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो आपको यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा ही मेंशन करना होगा, एल्गोरिथम नहीं. लेकिन अगर कुछ नहीं कहा है तो आप लेमा, वैसे लेमा ही ज़्यादा यूज़ करते हैं हम, लेमा ज़्यादा एक्यूरेट होता है. a इक्वल टू 4q प्लस r वेयर r की वैल्यू क्या होगी, 0 से 4 के बीच में होगी. हमें पता है r की वैल्यू कभी भी 4 के इक्वल नहीं हो सकती है. क्यों नहीं हो सकती है, जस्ट बिकॉज हमने पढ़ा था रिमाइंडर कभी भी b के इक्वल r के इक्वल नहीं हो सकता है. रिमाइंडर जो है ये 4 क्या था, यहाँ पे b था, b क्या था, डिवीजर. रिमाइंडर और डिवीजर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं, ये चीज़ हमने पढ़ी है बहुत अच्छे से. सिंस r पता है हमें r की वैल्यू 0 एंड 4 के बीच में लाई होती है, देयरफॉर द पॉसिबल रिमाइंडर्स कौन कौन से हो सकते हैं, 0 1 2 3. ध्यान रखिएगा 4 को हमें नहीं लेना है, इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर आपको याद रखनी है. अब इसके फॉर्मेट से अगर मैं लूँ तो क्या बनेगी, a की वैल्यू a इक्वल टू 4q, ठीक है, a इक्वल टू 4q प्लस 1, a इक्वल टू 4q प्लस 2, a इक्वल टू 4q प्लस 3 वेयर q इज द क्वोशेंट. q क्या है, क्वोशेंट है और ये रिमाइंडर है. अब आपके माइंड में थॉट आ रहा होगा कि मैम हमें 4 केसेस लेने होंगे, एक बार a की वैल्यू हम 4q लेंगे, एक बार a की वैल्यू 4q प्लस 1 लेंगे, एक बार a की वैल्यू 4q प्लस 2 लेंगे. तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. क्वेश्चन में क्या लिया है कि a आपका पॉजिटिव ओड इंटीजर है, पॉजिटिव ओड इंटीजर है. तो अब मुझे बताइए जब a ऑड है तो क्या इसकी वैल्यू इवन हो सकती है, क्या नहीं हो सकती. तो ये जो है 4q है और ये 4q प्लस 2 है, ये दोनों तो इवन वैल्यूज हैं. इवन कैसी होती है, मल्टीपल्स, 2 के जो मल्टीपल्स होते हैं वो वैल्यू इवन वैल्यूज होती हैं. तो ये इवन है तो ये आपस में इक्वल नहीं हो सकती. तो हमें ओनली किस कंडीशन के बारे में बात करनी है, हमें ओनली 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 के बारे में ही बात करनी है. तो यहाँ पे कितने केसेस होंगे, यहाँ पे 2 केस फॉर्म होंगे. देखिए q इज द क्वेश्चन, हाउएवर सिंस a इज ओड, a ऑड है, a कैन नॉट बी 4q और 4q प्लस 1. बिल्कुल अभी जस्ट हमने बताया कि a की वैल्यू 4q और 4q प्लस 1 नहीं हो सकती है. क्यों, सिंस दे आर व्हाट डिविजिबल बाय 2.
2 से डिविजिबल है तो ये क्या हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे। Therefore any odd integer is of the form 4q plus 1 और 4q plus 3। तो जब ये दोनों चीज कैंसिल आउट हो गई तो क्या रिमेनिंग रहा, 4q plus 1 एंड 4q plus 3। a हमने क्या माना था, a इज ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो यहाँ से क्वेश्चन की लाइन बनी या नहीं बनी, बन गया स्टेटमेंट दैट एनी ऑड इंटीजर, ठीक है, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 4q plus 1 एंड 4q plus 3, बस सिंपल। ठीक है, क्या कुछ इसमें कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन थी, क्या इतना कुछ हार्ड था, बिल्कुल भी नहीं था। नॉर्मल से अपने अपने कंसेप्ट यूज़ करो। कंसेप्ट क्या हैं, यही है, लेमा यूज़ करनी है आपको। लेमा है या एल्गोरिथम है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सी जगह आपको लेमा भी वर्ड मिलेगा, बहुत सी जगह आपको एल्गोरिथम भी वर्ड मिलता है, कहीं कहीं दोनों को ऑलमोस्ट सेम भी माना जाता है। आपके एनसीईआरटी बुक में ये लिखा हुआ भी है कि मोस्टली हर जगह दोनों को हम सेम मानते हैं, दैट लेमा एंड एल्गोरिथम आर सेम। तो लेमा का भी हमें पता है, तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन में मेंशन है लेमा तो आपको यहाँ पे लेमा वर्ड यूज करना है। मेंशन नहीं है तब भी लेमा यूज करें, तब भी वो भी सही है, एल्गोरिथम यूज करें तब भी राइट होगा। क्लियर है, ये आपकी बुक का एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3 या 4 एक एग्जाम्पल है ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, बहुत लॉन्ग होगा, इसमें 6 केसेस बनेंगे। अब पर टेंशन नहीं लेना, इतना इजी है। 1 केस अगर मैं आपको समझाऊंगी तो रिमेनिंग सारे केसेस आप कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन इज, प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज, 3 आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है। कंसेक्यूटिव मीन आपको पता है, यानी कि ऐसे इंटीजर जो लगातार होते हैं 6 7 8 9 10 11 1 2 3, तो वो इंटीजर्स हैं। और उनको जब आप प्रोडक्ट करते हैं यानी कि आप उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 6 से डिविजिबल होंगे। किससे डिविजिबल होंगे, 6 से डिविजिबल। अब याद करो एक क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, इसमें 9m करके हमारे पास एक सॉल्यूशन आया था, 9m वाला आया था ना, 9m + 1, वो क्यूब रूट था, क्यूब निकालना था हमें कि किसी भी इंटीजर है तो उसका क्यूब करेंगे, वो 9m + 1 और 9m + 8 इस फॉर्म में फॉर्म होता है। तो उसी तरह से वहाँ पर हमने क्या लिया था, हमने वहाँ पे 9 का फैक्टर 3 यूज़ किया था b की जगह। अब यहाँ पर b की वैल्यू क्या यूज़ करनी है, b की वैल्यू हम लेंगे 6। 6 क्यों लेंगे, क्योंकि आपको शो करना है कि जो भी आपका नंबर है वो 6 से डिविजिबल है। कोई भी नंबर किसी डिजिट से डिविजिबल कब होता है, जब उसके अंदर वो डिजिट आनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपसे कह दूं कि 14 है, ठीक है, 14 इज डिविजिबल, 14 इज डिविजिबल बाय 2, तो देखो 14 की वैल्यू क्या होगी, ऐसे लिखना होगा ना हमें, 14 इज इक्वल टू 2 × 7। तो जिस नंबर से ये डिवाइड होते हैं वो नंबर आपका इस फॉर्म में आना चाहिए। तो यहाँ पर बोला है कि 6 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 6 से डिविजिबल के लिए कि जो भी आप, मान लीजिए आपने 3 नंबर लिए, अब 3 नंबर्स हम कौन कौन से यूज़ करेंगे, 1 इज n-1, सेकेंड इज n एंड थर्ड इज n+1, तो वो इस फॉर्म में आना चाहिए 6। और यहाँ पर कुछ भी वैल्यू हो तो चलिए हमने इसको m अज्यूम कर लिया, m हम अज्यूम कर लेते हैं, जैसे उस क्वेश्चन में भी किया था 9m वाले क्वेश्चन में। तो ये आपको लेकर आना है कि ये वैल्यू इसके इक्वल होती है, इस तरह का आपको लेकर आना। तो देखो 6 आपको चाहिए, 6 आपको कैसे मिलेगा, जब आप क्या लेंगे वैल्यू, b की वैल्यू क्या लेंगे, 6 लेंगे। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, a इज इक्वल टू 6q + r। जब ये बनेगी, इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करना, सिंप्लीफाई वगैरह करके हम इसको इस फॉर्म में लेकर आ जाएंगे। क्लियर है सबको कि 6 ही हमने क्यों चूज़ किया है, और हमें करना क्या है, 3 इंटीजर्स हम चूज़ करेंगे। अब इंटीजर्स आप चाहें n-1 n+1 भी ले सकते हैं, बट देखो ये थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है, थोड़ा ईजी होता है इसको सॉल्व करना। n-1 n एंड n+1 तीनों कंटिन्यू है, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो देखिए इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इंटीजर मानना है, लेट 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी, वही हमने जो अभी माना था n-1 n एंड n+1 बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम हो या लेमा हो, दोनों का मीन सेम है। अगर लेमा वर्ड यूज़ किया गया तो लेमा ही यूज़ करेंगे, ठीक है, इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। a इज इक्वल टू 6q + r, a की वैल्यू क्या है, 6q + r, जहाँ पर r की वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल और 0 से ग्रेटर एंड लेस देन 6। r इज इक्वल टू ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन 6। तो यहाँ पे कितने केसेस बनेंगे, देखो 6 केसेस फॉर्म होंगे। क्या क्या बनेंगे, तो पॉसिबल रिमाइंडर्स होंगे 0 1 2 3 4 5। a इज इक्वल टू 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5, जहाँ पर क्या होता है, वेर
क्यू इज सम इंटीजर, कि मैम क्यू इंटीजर वाली लाइन आपने क्यों लिखी? देखो क्यू इंटीजर होना जरूरी है, ये इंटीजर ही तो हम ले रहे हैं, सब कुछ पूरा हमारा सॉल्यूशन किस में चल रहा है? इंटीजर की फॉर्म में चल रहा है, इसलिए हमने क्यू को भी इंटीजर ही लिया है। केस वन क्या होगा? जब ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 6q। ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 6q। तो ए की जगह हम इसको n की वे में लेंगे, जैसे कि इफ n इक्वल टू 6q होगा। तो अब मुझे बताओ n माइनस 1 क्या होगा? 6q माइनस 1। n प्लस 1 कितना होगा? 6q प्लस 1। यहाँ तक सबको क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है? इजी सी थिंग है, कोई भी बिल्कुल भी हार्ड नहीं। अब आपको क्या करना है? क्वेश्चन ने प्रोडक्ट का बोला है तो हमें प्रोडक्ट ही फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन अगर एडिशन का बोलता तो हमें एडिशन सॉल्व करना होता, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट करते हैं इनका। तो सबसे पहले हमने लिखा सो n माइनस 1 एंड n प्लस 1, थोड़ा सीक्वेंस में लिखते हैं, अच्छा लगता है। इसकी वैल्यू लिखी है हमने यहाँ से 6q माइनस 1 एंड 6q प्लस 1, ठीक है। तो ये तीनों आपके पास वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई 6q माइनस 1, 6q और 6q प्लस 1। अब ध्यान से देखिएगा, करना क्या है? जो मैंने आपको बताया था कि 6 से डिविजिबल है तो 6 आपको कॉमन निकालना है, बस यही वर्क आपको करना है। यहाँ पे देखो आपको 6 नज़र आ रहा है, ये रहा 6। अब सब मल्टीप्लाई में है, क्या मैं इनसे 6 को कॉमन ले सकती हूँ? 6 को जैसे ही मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो ये क्या बन जाएगा? 6 ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा q एंड 6q माइनस 1 एंड 6q प्लस 1, इस फॉर्म में बन जाएगा। और जो वो रिमाइंडर बचेगा, जो हमारे पास बचेगा, उसको हम m अज्यूम कर लेंगे, जैसे हमने उस क्वेश्चन में किया था, 9m क्यूब वाले क्वेश्चन में किया था 9m प्लस 1, तो वहाँ पे हमने m अज्यूम किया था कुछ इंटीजर्स को। सिमिलरली हम यहाँ अज्यूम कर लेंगे तो प्रूफ हो जाएगा कि n माइनस 1 एंड और n प्लस 1 क्या है? 6 से डिविजिबल है, बस सिंपल। तो देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ये जो 6 है, 6 को हमने यहाँ पे ले लिया, इसको बाहर निकाल लेंगे। तो अब क्या क्या रिमेनिंग बचा? जो रिमेनिंग बचा इसको लिख देते हैं। ये 6q माइनस 1 q एंड 6q प्लस 1, ये यहाँ पर रिमेनिंग है। इस पूरे को हम क्या अज्यूम कर लेंगे? इस पूरे को हमने m अज्यूम कर लिया, और m भी क्या होगा? m भी एक इंटीजर होगा, वेयर m इज इक्वल टू 6q माइनस 1 q एंड 6q प्लस 1। बस हो गई बात खत्म, बस यही हमें लिखाना था। तो ऐसे ही 1 केस हुआ है, इसी तरह से हमें रिमेनिंग केस लेने हैं। तो अब आप मुझे बताइए, केस सेकंड में आप क्या लेंगे? n इज इक्वल टू 6q प्लस 1 लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे। केस सेकंड में क्या हो जाएगा? n इक्वल टू 6q प्लस 1। केस थर्ड में n इक्वल टू 6q प्लस 2। तो इसी तरह से आप n माइनस 1 और n प्लस 1 निकालेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। इजी क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन हमारे बुक में नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चन की, तो उतना ही अच्छा आपके लिए होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस एक्सरसाइज में से 2 टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3 टाइप के। एक तो होगा फैक्टराइजेशन से रिलेटेड, या फिर वो HCF फाइंड आउट करना जो क्वेश्चन था वो, या फिर इसके अलावा ये वाले क्वेश्चन जो लेमा से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। एंड थर्ड टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो एक्सरसाइज 1.3 में होते हैं, रैशनैलिटी प्रूव करनी होती है हमें नंबर्स की। तो ये तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और चैप्टर बहुत ईजी है, तो ईजी चीज़ को तो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई चैप्टर आपका ईजी है तो उसमें आपकी इतनी अच्छी कमांड करो कि 1 मार्क भी कहीं से डिडक्ट ना हो पाए, बिल्कुल इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए आप उस चैप्टर को। तो उसी तरह से यहाँ पे क्लियर है। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे हियर द अबव रिजल्ट इज मल्टीपल ऑफ 6, कि ये रिजल्ट 6 का मल्टीपल है, हैंस इट इज डिविजिबल बाय 6। तो ये रिजल्ट क्या होगा? 6 से डिविजिबल होगा। इसी तरह से देखिए, अब हम केस सेकंड की तरफ चलते हैं। आपको ये सॉल्यूशन नोट डाउन करने हैं। नोट डाउन क्यों करने हैं मैंने पहले ही बताया था। अगर आप नोट्स प्रिपेयर नहीं करोगे तो हमारा ही लॉस होगा। उसमें क्या हो जाएगा? आप जब रिवीजन के टाइम पे आपको पढ़ना है तो आपको नोट्स ही नहीं मिलेंगे, और वीडियो लेक्चर से पढ़ना रिवीजन के टाइम पे पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप पूरा वीडियो रिपीट करें, पूरा वीडियो देखें, आप देखें कि ये टॉपिक किस वाली वीडियो में था, तो वो चीज़ पॉसिबल सीरियसली नहीं होती। तो अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट करने के लिए सेल्फ नोट्स जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने अच्छे आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं कीजिए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि उसको डेकोरेट करके लिखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस 2 पेन या 2 या 3 पेन आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी इसलिए कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है तो उसको अलग पेन से आपने मार्क कर दिया। कहीं पे आपको कोई डाउट है तो सर्किल लगा के वहाँ पे आपने उसको मार्क कर लिया, ताकि आपको पता रहे कि हाँ हमें ये डाउट है और ये चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप इस क्वेश्चन को कॉपी करेंगे तो ध्यान रखना बच्चों, ये पूरा मैटर, ये पूरा कंटेंट आपको कॉपी नहीं करना है, आपको नोट डाउन नहीं करना है। ये कंटेंट आपको केस 1 के बाद केस सेकंड से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है? केस सेकंड से स्टार्ट करना है। क्यों? ये तो इसलिए है ताकि आपके माइंड में ये रिकॉल रहे कि हाँ हम कर क्या रहे हैं, पुराने से आपका लिंक ना टूट जाए, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपको कहाँ से नोट डाउन करना है? पूरा क्वेश्चन आपने प्रीवियस स्लाइड से केस 1 तक आप नोट डाउन करेंगे, उसके बाद केस सेकंड करना है, फिर केस थर्ड, केस 4, केस 5, इस तरह से आपको केस सॉल्व करने हैं। ठीक है,
मतलब देखो कैसे सॉल्व करेंगे अब हम, ठीक है, इतने ज़्यादा हम डेवलप्ड हो चुके हैं। इफ n इज इक्वल टू 6³+1, जैसा मैंने आपको बताया था, तो n-1 यहाँ पर क्या होगा, इसमें से हम -1 कर दें, ये देखो -1 किया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो रिमेनिंग हो गया 6³ इसी तरह से n+2 की वैल्यू क्या होगी, इसमें सॉरी n+1 की वैल्यू, इसके अंदर हम क्या कर देंगे, +1 ऐड कर देंगे। जैसे ही आपने 1 ऐड किया तो कितना बन जाएगा, 6³ + 2 बन जाएगा। अब बात करते हैं इनके प्रोडक्ट की, लगा देते हैं प्रोडक्ट। जैसे ही प्रोडक्ट लगाया तो 6³, ठीक है, क्योंकि n-1 की वैल्यू थी 6³ +1 एंड 6³ + 2। अब वापस से वही बात आती है, आपको क्या करना है, 6 को कॉमन लेना है। ये देखो आपको इजीली नजर आ रहा है, यहाँ पे आप बहुत इजीली देख सकते हैं, ये हमारे पास 6 है और जो भी रिमेनिंग बचेगा वो सब क्या हो जाएगा, उसको हम m अज्यूम कर लेंगे। अब m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, m हमने उसको अज्यूम किया है, अब वो m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 100, 200, जैसे जैसे उसकी वैल्यूज होंगी q की, तो उसके अकॉर्डिंग m की वैल्यू होगी। तो चलिए इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 6 हमने सबसे पहले यहाँ पे लिया, रिमेनिंग जो ये पार्ट था तो इस पार्ट को हमने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये क्या बन जाएगा, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, m, ये पार्ट क्या बन जाएगा, m हो जाएगा। जहाँ पर m क्या है, वेयर m इज एन इंटीजर, m इंटीजर भी है और m की वैल्यू है q, 6³ + 1 6³ + 2। तो ये चीज़ आप जरूर साइड में मेंशन कीजिएगा। ये चीज़ मेंशन इसलिए करनी है ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि आपने m क्यों लिखा है, m क्या है, हमने m लिख दिया तो एग्जामिनर यहाँ पे हमारे मार्क्स डिडक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन ना हो इसलिए आपको ये भी मेंशन करना है दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। इज इट क्लियर? नाउ इट इज मल्टीपल ऑफ द अबव रिजल्ट इज मल्टीपल ऑफ 6, 6 का मल्टीपल है, हैंस इट इज डिविजिबल बाय 6, तो ये 6 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली वी टेक केस थर्ड। केस थर्ड देखो क्या लिया, केस थर्ड में आपको लेना है 6³ + 2, केस थर्ड लिया। अब यहाँ से कॉपी करना है आपको, उसके पहले ये वाला पार्ट कॉपी नहीं करना है। वापस से देखो n-1 हो जाएगा तो इसमें से -1 किया तो क्या बन जाएगा, 6³ + 1, सॉल्व करेंगे। n+1 लिया तो इसमें जैसे +1 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 6³ + 3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई किया प्रोडक्ट किया, अब तो बहुत ईजी प्रोसेस है, हम जल्दी जल्दी इसके बारे में देख लेते हैं। 6³ + 1, n की वैल्यू हो जाएगी 6³ + 2 और n+1 की वैल्यू जाएगी 6³ + 3। जैसे इनकी वैल्यू हुई अब हमें क्या करना है, देखो कि मैम हमें तो 6 नजर ही नहीं आ रहा है यहाँ पे कहीं से कहीं तक। अब हम क्या करें, अब ध्यान दीजिए, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या इन दोनों में से मैं 3 को कॉमन ले सकती हूँ, बिल्कुल ले सकते हैं। देखो यहाँ पर भी 3q है, यहाँ पे 6q है, यहाँ पर 3 है, दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा। इस वाले पार्ट को देखो, क्या मैं यहाँ से 2 को कॉमन नहीं ले सकती, बिल्कुल ले सकती हूँ बच्चों। तो देखो यहाँ से मैंने 2 को कॉमन लिया, यहाँ से मैंने 3 को कॉमन लिया, 2 × 3 कितना बन जाता है, 6, बस हो गया हमारा काम। हमें तो 6 लेकर आना है, चाहे वो कैसे भी आए। जैसे हमने पहले जितने भी क्वेश्चन किए उनमें भी हमारा यही काम होता था। तो बस यहाँ से आपको इसको आपने एज इट इज लिखा, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे 2 3q + 1 और इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे 3 और 2q + 1। तो अब क्या बन जाएगा, ये 2 और 3 मिलके 6 बना लेंगे, 2 और 3 को मल्टीप्लाई क्या बन गया 6। रिमेनिंग पार्ट को एज इट इज लिख दो, उसको कुछ सॉल्व नहीं करना। यहाँ पे सॉल्विंग में टाइम वेस्ट मत करना कि आप इसको सॉल्व करने में लग रहे हैं, मल्टीप्लाई करने में लग रहे हैं, तो ये बिल्कुल टाइम वेस्टिंग होगी, तो वो हमें नहीं करनी है। एग्जाम टाइम में हमें सिर्फ वो करना है जो क्वेश्चन इजी है, तो इतना जल्दी हो जाए और इतना परफेक्ट हो जाए कि उसमें हमें कहीं से भी हमारे मार्क्स डिडक्ट ना हो। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, तो उसके लिए हमें टाइम बचा के रखना है कि हम उनके बारे में सोच सकें, उन क्वेश्चन में क्या करवाया गया है उन सब के बारे में हम डिस्कस कर सकें। तो यहाँ तक सबको क्लियर है। ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, m, तो यहाँ पे 6m हो जाएगा और वापस से उधर वो मेंशन कर दीजिएगा वेयर m इज इक्वल टू 6q + 1 3q + 1 एंड 2q + 1। अब एक बात माइंड में ये आती है दैट मैम फर्स्ट वाले जो आपने केस लिया तो वहाँ पर m की वैल्यू कुछ और थी, सेकंड केस में m की वैल्यू कुछ और थी और थर्ड m में m की वैल्यू कुछ और थी। एक ही वैल्यू है m और उसकी इतनी सारी अलग अलग वैल्यूज हो सकती है क्या, तो बिल्कुल हो सकती है। क्यों, क्योंकि m एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है, ये इस पर डिपेंडेंट है। जैसे एक्स वाई वेरिएबल्स होते हैं तो उसमें डिपेंडेंट्स होते हैं ना, कि जैसे x = y + 3 है तो y की वैल्यू, x की वैल्यू किस पर डिपेंडेंट है, y की। तो उसी तरह से m डिपेंडेंट है q पे, तो जैसे आपकी q की वैल्यू होगी m की वैल्यूज चेंज होती चली जाएगी। तो इस चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है दैट मैम ये तो रॉन्ग हो गया, m की वैल्यू वहाँ पर आपने कुछ और अज्यूम करी थी, यहाँ पर आप कुछ और अज्यूम कर रहे हैं तो हमने गलत कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ओके, वापस से वही लाइन आ जाएगी, हैंस द अबव रिजल्ट इज मल्टीपल ऑफ 6। तो इससे क्या पता चल जाएगा, हैंस इट इज डिविजिबल बाय 6। अगेन केस 4, मैंने कहा था ना थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है बट इजी है। जैसे आपने 2 केस करें, अब ये क्वेश्चन, ये केस तो मुझे पता है आप लोग फटाफट से आप सॉल्व कर लोगे। इफ
n इक्वल टू 6q+3, जैसे 6q+3 है तो n-1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 6q+2, n+1 की वैल्यू हो जाएगी, जैसे हम इसमें 1 करेंगे तो 6q+4। अब इसके बाद देखो मल्टीप्लाई किया, सबकी हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करते जाते हैं। अब वापस से वही बात आती है, मैम 6 नहीं मिल रहा तो कॉमन ले लो। कहाँ से कॉमन ले? देखो या तो आप इसमें से भी 2 कॉमन ले सकते हो, आराम से ले सकते हो। क्या आप इसमें से 3 कॉमन ले सकते हो? इसमें से तो 3 हमें लेना ही पड़ेगा क्योंकि हमें 6 के लिए 3 चाहिए, और 3 कहाँ से मिलेगा? इसके अलावा हम दोनों में से किसी से 3 कॉमन नहीं ले सकते। अब 2 कॉमन लेने की बात होती है तो आप इसमें से भी 2 को कॉमन ले सकते हैं और इसमें से भी हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। ये हमारी चॉइस है। क्यों? क्योंकि दोनों में 2 है, तो आप कहीं से भी लें, इस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं होता है। यहाँ से हमने 2 को कॉमन लिया तो 2 × 3q+1, हियर 3 कॉमन लेते हैं, 3 को कॉमन करते हैं तो इसके बाद बन जाएगा 2q+1 एंड इट इज 6q+4। ये सेम रहेगा एज इट इज। वापस देखो 2 एंड 3 क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा, प्रीवियस केस के 6 बन जाएगा प्रीवियस केस की तरह, 6 हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट एज इट इज हो जाएगा, और रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा? इट इज इक्वल टू m। रिमेनिंग पार्ट m के इक्वल लिखा, और m भी क्या है? इंटीजर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब q इंटीजर है तो इंटीजर्स को आप आपस में ऐड कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, सबट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो वैल्यू भी तो आपकी इंटीजर्स ही होती है। इंटीजर में क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी है ना हमने कि इंटीजर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है? क्लोजर होता है। इंटीजर इज क्लोजर अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है क्लास 8 में बहुत अच्छे से। तो इसके बाद देखो वापस से हम वो चीज मेंशन करेंगे, हियर द अबव रिजल्ट इज मल्टीपल ऑफ 6, हेंस इट इज डिविजिबल बाय 6। ओके, नेक्स्ट केस नंबर 4। सो केस नंबर 4 इज केस नंबर 5 इज 6q+4, ये वैल्यू हो जाएगी। अब वापस से वही n-1 और n+1 करते चलेंगे। इनको जैसे ही आप सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, वैल्यू पुट करते हैं। अब वापस हमें 6 कॉमन चाहिए, तो इसमें से तो 3 कॉमन आ जाएगा, इसमें से आप 2 को कॉमन ले लीजिए, बस सिंपल सा प्रोसेस है। इसमें से 3 कॉमन आया, इसमें से 2 कॉमन आया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा? ये 6, और रिमेनिंग पार्ट को एज इट इज लिख लो। ध्यान रखना ये जो रिमेनिंग पार्ट होता है इसको हमें सॉल्व नहीं करना है, जस्ट बिकॉज अगर आप इसको सॉल्व करने में लग जाओगे आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा और सेंस कुछ नहीं निकलेगा, सीरियसली कोई सेंस नहीं निकलेगा। तो इस पार्ट को तो आपको सॉल्व करना ही नहीं है, जो है एज इट इज लिखा रहने दो। कहीं पे लग रहा है कि इनको मल्टीप्लाई करके ऐसा बन जाएगा तो वहाँ दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है। इट्स इक्वल टू 6m। वापस हमें पता चल गया m की वैल्यू हमने यहाँ पर मेंशन कर दी कि m की वैल्यू क्या है, और हमें ये पता चल गया कि ये नंबर क्या है? 6 का मल्टीपल है और ये 6 से डिविजिबल होगा। तो लास्ट केस के बारे में बात करते हैं। केस 6 में क्या हो जाएगी वैल्यू? 6q+5। वापस से n-1 करेंगे और n+1 करेंगे, जैसे इनकी वैल्यू हमने सॉल्व कर ली। अब देखो ये 6q+6 बन गया, यहाँ पर हमने पूरी को एज इट इज लिख दिया। अब आपके पास यहाँ पर एक चीज़ आ सकती है कि आप चाहो, बिल्कुल हम चाहेंगे, यही हम करना चाहते हैं, इसमें से आप 6 कॉमन ले लो। ठीक है, ये जो वैल्यू है ना 6q+1, इसमें से आप 6 कॉमन ले लो, आपको फिर 3 और 2 का इशू ही नहीं रहेगा। या फिर कि नहीं हमें तो 2 में से ही लेना है, इसमें से 2 लेना है, इसमें से 3 लेना है, तो वो भी ले लो, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें 6 चाहिए। 6 मल्टीपल की फॉर्म में 6 इसका मल्टीपल होना चाहिए, बस हमें ये चाहिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आप चाहे वो 6 कहीं से भी लेकर आए। तो यहाँ पर देखो हमने इसको एज इट इज लिख लिया, इसमें से 6 कॉमन हो गया, 6 को वापस से हमने बाहर मेंशन कर लेंगे और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? m के इक्वल हो जाएगी। तो इज इक्वल टू 6m, वेयर m इज इक्वल टू 6q+4, 6q मल्टीप्लाई 6q+5 एंड q+1। सॉल्व इनको नहीं करना है, इनको एज इट इज रखना है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला? द अबव रिजल्ट इज मल्टीपल ऑफ 6 की ये रिजल्ट 6 का मल्टीपल है, तो हम कह सकते हैं इट इज डिविजिबल बाय 6। तो ये पूरा हमारा प्रोसेस अब जाके कंप्लीट हुआ है। तो कंक्लूजन क्या निकला है जो हमारा एग्जाम का स्टेटमेंट था? क्या स्टेटमेंट था? देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6। आप ट्राई करके देख लीजिए, कोई से भी 3 इंटीजर लो जो कंसेक्यूटिव हो, पॉजिटिव हो, उनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो 6 से डिविजिबल होंगे। आप करके देख लो, अगर हम 1 2 3 लें तो भी आंसर 6 आएगा, 3 4 5 लें तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अच्छा एक चीज और इम्पॉर्टेंट बात ये है, इस क्वेश्चन को आप एक और वे से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सेम क्वेश्चन है, आप क्या कर सकते हैं, n³ - n की फॉर्म में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास वहां पे क्या हो जाएगा, ये अलग अलग आपको इनको प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है। एक बार कंडीशन लो, n की वैल्यू हो जाएगी 6q, एक केस में n इज इक्वल टू 6q+1, एक केस में n की वैल्यू n इज इक्वल टू 6q+2। इस तरह से केसेस बनते जाएंगे और आप इसमें वैल्यू पुट करके आप उसको सॉल्व करोगे, तब भी आपका
वो 6 से डिविजिबल ही आएगा। क्लियर है? तो आप इससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, इजी है। वैसे वो वाला प्रोसेस भी है, वो मेथड भी है, तो वो भी बहुत इजी है, उसमें भी कुछ भी एक्स्ट्रा हमारे पास नहीं है। अब कि इसकी वैल्यू देखो कि मैम आपने तो प्रोडक्ट पूछा था, तो प्रोडक्ट में आप ये ऐसे कैसे बता रहे हो, तो देखो दोनों से हम n कॉमन ले लें, n कॉमन लिया, रिमेनिंग हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1। याद करो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना या नहीं बना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो बस हमने वहाँ पर ये लिख दिया, यहाँ पर हो गया n माइनस 1 n प्लस 1। तो देखो ये तीनों का प्रोडक्ट ही तो बना ना। इसको अगर मैं थोड़ा सा अरेंज कर लूँ, n माइनस 1 n प्लस 1, तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ही तो बना, और यही तो हमने सॉल्व किया था। तो इस फॉर्म में सॉल्व ना करके हमने क्या करना है, हम इस फॉर्म में भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे वेज हमें पता होते हैं, अब फाइंड आउट भी होते हैं, अलग अलग तरह से अलग अलग वेज हमें मिलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8। तो देखो आपको क्या करना है, n की आप कुछ वैल्यू लेंगे, ठीक है। अब वहाँ पे हमने प्रोडक्ट किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1, इस फॉर्म में बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8m, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि मैम मतलब 8 हमें चाहिए ही चाहिए, कैसे चाहिए। तो अब आप ये भी सोचेंगे कि मैम फिर हम b की वैल्यू क्या लें, b की वैल्यू 8 लेके आओ। तो देखो b की वैल्यू हमें 8 नहीं लेनी है, b की वैल्यू हम यूज़ करेंगे 4। क्यों? क्योंकि देखो जब आप 4 का हमें यहाँ पर स्क्वायर करना है, क्या करना है, स्क्वायर। जैसे ही आप 4 का स्क्वायर करेंगे 16 मिलेगा, 16 में से क्या आप 8 को कॉमन नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। तो मैम प्रीवियस क्वेश्चन में आपने ये चीज़ क्यों नहीं करी, प्रीवियस क्वेश्चन में हमें 6 का मल्टीपल शो करना था। अब 6 का मल्टीपल शो करने के लिए अगर मान लीजिए मैं 2 भी लेती हूँ इसका फैक्टर, तो क्या हो जाएगा, अगर वहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2, अगर 3 टाइम भी अगर 2 आते तो भी 8 आता, तो 8 में से 6 कॉमन लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मैं नहीं ले सकती 8 में से 6 में किस तरह से कॉमन लूँ। अगर मेरे पास ये आता कि 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, तो ये कितना हो जाता, 27 हो जाता। तो इसमें से भी हम 6 को कॉमन नहीं ले सकते, दैट्स वाई हमने यहाँ पर उसके फैक्टर यूज़ नहीं करे। और यहाँ पर हमारे पास 8 है, तो 8 का आप कुछ भी स्क्वायर करें, क्यूब करें, कुछ भी होगा, तो 8 में से 4 बहुत इजीली कॉमन आ जाएगा। जैसे हमने उस क्वेश्चन में किया था, 9 वाले क्वेश्चन में था, तो हमें पता था क्यूब करना है, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 था, तो इसमें से 9 हमने क्या कर लिया था, कॉमन ले लिया था, क्योंकि हमें 9 चाहिए था मल्टीपल की फॉर्म में। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये आपको समझनी है कि कब आपको क्या b की वैल्यू क्या चूज़ करनी है और किस कंडीशन में आपको b की वैल्यू क्या चूज़ करनी है। इसके लिए कोई रूल्स नहीं होते हैं, रूल सिर्फ इतना सा होता है कि जो क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल कर सके b की वैल्यू वही होनी चाहिए, बस दैट्स इट। जो हमारे लिए ईजी हो वो आप b की वैल्यू को चूज़ कीजिए। क्लियर है? तो यहाँ पे हम b की वैल्यू 4 इसीलिए लिया गया है, इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पर b की वैल्यू अगर आप 8 ले लेंगे ना, तो पता है क्या हो जाएगा, पहले तो देखो केसेस कितने सारे बन जाएंगे आपके पास। अगर आपने ऐसे ले लिया a इज इक्वल टू 8q प्लस r, तो केसेस कितने सारे हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा 8q प्लस 1, फिर बन जाएगा अपने पास 8q प्लस 2, इसी तरह से 8q प्लस 3, 8q प्लस 4 लिखते लिखते 8q प्लस 8। तो 8 केसेस सॉल्व करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप कर सकते हो, बट इसमें भी आपको क्या करना है, इनका स्क्वायर करना है। तो देखो यहाँ पे अगर आप स्क्वायर करेंगे, जैसे आपने ये n की वैल्यू ली, n इज इक्वल टू दिस, तो n स्क्वायर आपने किया तो क्या बन जाएगा, 8q होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 64q स्क्वायर। तो अब 64 में से आपको 8 कॉमन लेना होगा, तो आप ऐसे लिखेंगे 8q स्क्वायर, और इसको हम m के अज्यूम करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब आप स्क्वायर लगाओगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर बन जाएगा। कितनी थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेशन होगी या नहीं होगी, होगी ना। तो इन सब मैटर को अवॉइड करने के लिए हमने b की वैल्यू 4 ली है। ये बात क्लियर है, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट जितने ज़्यादा क्लियर होंगे उतना ही इजीली समझ में आएगा। अगर रटोगे कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो b की वैल्यू 4 होगी, तो पता चला कि वहाँ 5 लेनी थी, 5 की जगह हमने 2 वैल्यू ले ली, तो गलत हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी सॉल्यूशन है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। देखिए a हो गया, a b एन पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा, वही लेमा और एल्गोरिथम हमें यूज करनी है। लेमा और एल्गोरिथम का अब तो कोई डाउट मेरे हिसाब से आपको नहीं होना चाहिए। क्या होता है, a इज इक्वल टू क्या क्या बनेगा, 6q प्लस r, और r की वैल्यू क्या क्या है, r इज लाई बिटवीन 0 टू 4, 0 और 4 के बीच में ये r की वैल्यू होगी। इसको सॉल्व करते हैं। द पॉसिबल रिमाइंडर्स आर 0 1 2 3, क्या क्या बनेंगे पॉसिबल रिमाइंडर, 0 1 2 3, 4 तो होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि b इज इक्वल टू 4 और r और b कभी भी इक्वल नहीं होते हैं।
देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी, तो ए क्या बनेगा, ए की वैल्यू एक बार बनेगी 4 प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट क्या बनेगी 4 प्लस 1, फिर बनेगी 4 प्लस 2, फिर 4 प्लस 3। इस तरह से हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इन केसेस को लेकर इनके बारे में बात करेंगे। तो चलो देखो इनको सॉल्व करते हैं, वेयर क्यू इज सम इंटीजर। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ है, आपको सॉल्व करोगे ना तो थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन में बोला गया है पॉजिटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर। जैसे अभी हमने स्टार्टिंग क्वेश्चन किया था उसमें भी उन्होंने ओड वर्ड बोला था, तो ओड बोलते ही हमने इवन केसेस को नेग्लेक्ट कर दिया था, इवन केसेस को हमने छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि हमें जब ओड के बारे में बात करनी तो फिर हम इवन पे अपना टाइम क्यों वेस्ट करें, क्यों हम 4 केसेस लें। आपको यहाँ पर इजीली पता चल रहा है दैट 4 प्लस 1 एंड 4 प्लस 3 ये सब क्या है, ये ही हमें ऑड इंटीजर की फॉर्म में है, जबकि ये क्या हो जाएंगे आपके, ये इंटीजर इवन हो जाएंगे। ये हमें क्लियरली नजर आ रहा है। तो हमने लिखा एनी पॉजिटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर एन कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ 4 प्लस 1 और 4 प्लस 3। इसके अलावा हम नहीं लिख सकते हैं। अगर आप चारों केसेस लेंगे ना तो वो जो ही प्रीवियस स्टार्टिंग क्वेश्चन अभी हमने किया था वो वाली कंडीशन हो जाएगी। उसमें भी 4 केसेस थे, पर हमें जो चाहिए था हमने वो यूज़ किया और वो करके हमने सॉल्व कर दिया। वरना 1 2 3 4 केसेस लेंगे तो हमारा टाइम कंज्यूम होगा। टाइम हमें कंज्यूम नहीं करना है, टाइम को हमें सेव करना है। तो देखो केस 1 क्या बन जाएगा, n इज इक्वल टू 4 प्लस 1 बन गया n। कि मैम कभी तो आप इसको a लेते हो, कभी इसको n लेते हो, क्या कंफ्यूजन है, हमें समझ में नहीं आ रहा। देखो n हमने इसलिए लिया क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या करना है, n स्क्वायर माइनस 1 करना है। क्या करना है, एन स्क्वायर। अगर आप a लिखते तो फिर आपको a स्क्वायर माइनस 1 करते, तो वो थोड़ा सा ये हो जाता, मिसमैच हो जाता कि a लिखे n लिखे, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए n लिया। n क्या हो जाएगा, n भी तो उसी के इक्वल है। a तो क्या है, a की फॉर्म है इतनी सारी, अभी अलग अलग केसेस है तो हमने n के इक्वल ले लिया। अब हमने क्या किया, n स्क्वायर माइनस 1 करते हैं तो इसका स्क्वायर देखो a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्म में आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला तो ये आपको प्रॉपर्टी तो बहुत अच्छे से पता होगी। इसको तो आप सबने रट लिया होगा, है जो 3/4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं या ये जो कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, तो ये तो आपने बहुत अच्छे से इनको लर्न कर लिया होगा। 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1। अब यहाँ पर ये और ये -1 ऐसा लिख लिया। अब यहाँ मत पूछना मैम 8q कहाँ से आया, देखो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4q से तो 8q होगा, और 8q को 1 से मल्टीप्लाई करा तो सेम हो गया, बस उसको ओपन किया है, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद क्या रिमेनिंग रह गया ये। अब देखो हमें क्या चाहिए था, 8 का मल्टीपल होना चाहिए, दोनों में से 8 कॉमन नहीं ले सकते क्या बच्चों, बिल्कुल ले सकते हैं। देखो यहाँ से भी 8 कॉमन हो जाएगा और यहाँ से भी 8 कॉमन हो जाएगा। कि मैम हम q भी तो कॉमन ले सकते हैं, बट q हमें कॉमन नहीं लेना है क्योंकि हमें क्या चाहिए कि 8 का डिविजिबल हो, तो हमें बाहर सिर्फ 8 ही चाहिए, 8 के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तो देखो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया 8q और 2q प्लस 1। कि मैम यहाँ पे हमने 8q भी ले लिया, लेकिन हम उसको यूज़ भी हम करना चाहें तो करेंगे या फिर हम नहीं करेंगे। Here the above result is multiple of 8। अब इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे कि आपने इसको इस तरह से लिखा 8, ठीक है, ब्रैकेट में आप मेंशन कर देंगे q 2q प्लस 1। इस वे में भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज हमें क्या करना है, हमें सिर्फ वो 8 का मल्टीपल शो करना है, हमें q से कोई लेना देना नहीं है। मैंने पहले बताया था कि क्वेश्चन जो है वो बहुत ईजी है, बेचारा वो ना कभी भी ये नहीं करता कि मुझे इंपॉर्टेंस दो। आप उसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ नहीं बोलेगा। कि मैम यहाँ पर आपने m अज्यूम नहीं करा, आप कर सकते हो, आप लिख सकते हो इट्स इक्वल टू 8m हो जाएगा, तो हम वो भी सॉल्व कर सकते हैं। नहीं लिखेंगे तब भी शो करना है कि इसका मल्टीपल है, तो शो हो चुका है। क्लियर, हैंस इट इज डिविजिबल बाय 8। वरना आप यहाँ पर ले सकते हैं इज इक्वल टू 8m वेयर m इज इक्वल टू दिस, ऐसे करके आप इसकी वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए केस सेकंड हम लेंगे, तो ये वाला पार्ट आपको दोबारा नोट डाउन नहीं करना है, ध्यान रखिएगा बच्चों, ये वाला पार्ट दोबारा आप नहीं लिखेंगे, आपको ओनली केस सेकंड से स्टार्ट करना है। केस सेकंड लिखा n स्क्वायर माइनस 1 किया, तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसमें से -1 सब्ट्रैक्ट किया, a प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा। a प्लस बी होल स्क्वायर तो बिल्कुल रटा हुआ है हमने बहुत अच्छे से, कहीं से भी पूछ लो a प्लस बी होल स्क्वायर। तो 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 9 माइनस 1, ठीक है। अब देखो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब वापस से वही आपको क्या चाहिए, आपको तो 8 चाहिए, 8 चाहिए तो मिल जाएगा ना 8, कहाँ की बड़ी बात है। इन तीनों में से 8 कॉमन हो जाएगा, कॉमन निकालो तो अंदर रिमेनिंग क्या बच जाएगा,
यहाँ पर रिमेनिंग हो जाएगा 2q² प्लस 3q प्लस 1, बस ये रिमेनिंग हो गया। अब आपकी काम है कि अगर आप चाहें क्वेश्चन को यहाँ पर भी ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर अगर हमें लगता है कि नहीं हमें m वाली फॉर्म में लिखना है, मैंने दोनों कंडीशन इसीलिए बताई है कि दोनों वे राइट हैं। आप ये ना सोचें कि ये वाला तरीका सही है वो वाला तरीका सही है, हमने दोनों केसेस पे दोनों कंडीशन पे बात करी है कि अगर आप इसको m मेंशन नहीं करते हैं तब भी ये रहेगा तो इसी का मल्टीपल, m मेंशन किया तो वो डिजिट थोड़ी छोटी हो जाती है तो थोड़ा हमें सही लगता है। किसी भी तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं इट्स इक्वल टू 8m करके लिख दिया और m की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगी कि m की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया क्लियर कि वो उसका डिविजिबल था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट इफ x एंड y आर ओड पॉजिटिव इंटीजर। देखो ध्यान से सुनना, जब हमने लेक्चर 1 पढ़ा था, ठीक है, लेक्चर 1 में हमने ऑलमोस्ट हाफ आवर से ज़्यादा टाइम डेफिनेशंस पे दिया था, इन नंबर्स पर दिया था। क्यों दिया था? उसका रीज़न यही था, ये रीजंस थे क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है, बोला जाता है ऑड पॉजिटिव इंटीजर, हमें ध्यान नहीं रहता, हम जल्दी जल्दी में उसको x मान लिया, सारी कंडीशन हमने मान ली। ऐसा आपको नहीं करना है। एक एक सिंगल वर्ड की मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंस होती है, बहुत ज़्यादा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो आपको ऐसा पॉजिटिव इंटीजर लेना है जो ऑड हो। आज सारे क्वेश्चन पता नहीं ऑड ही ऑड के हो रहे हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2m प्लस 1 के। अब ये 2m प्लस 1 क्यों ली, बात को ध्यान से सुनिएगा। कोई भी नंबर है वो अगर 2 का मल्टीपल होता है, जैसे हो गया 2m, तो ये क्या बनेगा, इवन होगा। क्लियर है? जैसे ही मैं इसके अंदर 1 को ऐड कर देती हूँ तो 1 क्या हो जाता है, 1 आपका ऑड होता है कि नहीं होता, होता है। इवन में जैसे ही ऑड आप ऐड करते हैं तो आपका नंबर भी क्या बन जाता है, ऑड बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा ना। तो ये नंबर आपका ऑड हो गया कि नहीं हो गया। कि मैम m को क्यों चूज़ किया, तो देखो ये तो कुछ अजम्पशन है, आपको कुछ भी सपोज हमें करना है। जैसे हम x की वैल्यू सपोज करते थे इक्वेशंस में, वेरिएबल्स में, तो उसी तरह से हमने इसको m की फॉर्म में ले लिया। आपको m अच्छा नहीं लग रहा, आप a ले लो, पर आप a लोगे तो यहाँ पे थोड़ी सी अजीब लगेगा कि यार a हो गया 2 आप ले सकते हो, 2a प्लस 1 ले लो, और y की वैल्यू 2b प्लस 1 ले लो, या 2b माइनस 1 में भी ले सकते हैं आप। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो मैंने प्लस 1 में वैल्यू ली है आप माइनस 1 में भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ये किया मैंने 2m माइनस 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा इवन माइनस ऑड, तब भी तो ये रहेगा तो ऑड ही ना, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कि आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कुछ और में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप माइनस 1 भी ले सकते हैं, हमने प्लस 1 लिया है, अपनी अपनी कन्वीनियंट है। क्वेश्चन में रटना नहीं है, क्वेश्चन को समझो कि ये वैल्यू लिए तो हम ये भी ले सकते हैं, कुछ और भी जितनी पॉसिबिलिटीज़ होती है उनके बारे में सोचा करो, ठीक है। तो x की वैल्यू क्लियर हो गई, क्यों हमने ये लिए। अब इसी तरह से हम क्या लेंगे, y की वैल्यू लेंगे। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n प्लस 1, एक m ले लिया, एक n ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको अच्छा लग रहा है कि मैं तो x के साथ n लूँगा, ये x के साथ n लूँगी, तो आप वो ले लो, अपनी अपनी चॉइस है। अब आपको क्या करना है कि ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन। ये क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इवन तो होना चाहिए, बट नॉट डिविजिबल बाय 4, लेकिन ये 4 से डिविजिबल ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए पहला काम है, जब एक्स स्क्वायर लिखा है तो एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, फिर हमें और प्लस वाई स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। तो देखो हमने एक ही इक्वेशन में इसको साथ में लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए प्लस बी होल स्क्वायर तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, इसके बारे में तो हमें कुछ बचा ही नहीं बताने को। यहाँ पर क्या है, m और n भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि जब आप सब कुछ पॉजिटिव के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको जो भी वैल्यू लेनी है तो आप पॉजिटिव ही तो लोगे। अगर आपको बोल दिया कि आपको एक क्राइटेरिया दे दिया गया कि ये क्राइटेरिया है, इसमें ही आपको जो भी वर्क करना है तो आप वो कर सकते हो। तो आपको कुछ भी अगर चीज़ की नीड है तो आप उसी के अंदर से लोगे। तो आपको क्राइटेरिया ये दे दिया गया कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव को हम अलाउ नहीं करेंगे, पॉजिटिव होगा तो हम यूज़ करेंगे, नेगेटिव होगा तो हम उस चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे। तो बस हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या ले ली, पॉजिटिव ले ली। क्लियर है? तो ये चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना। बच्चे क्या करते हैं, इन चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं। वो ये बोलते हैं कि थ्योरेटिकल पार्ट जो होता है वो हमें याद नहीं होता। मैथ्स में जब भी थ्योरेटिकल पार्ट होता है कि हम उसको भूल जाते हैं, तो आपको याद तो करना ही नहीं है। आपको कौन कहता है कि आप उसको लर्न करो, आपको तो सिर्फ आपने देखा कि हाँ ये लिया और m आ रहा है कि m मेरे पास एक्स्ट्रा आ रहा है। अब एग्जामिनर का डाउट होगा कि ये m क्या है, m कहाँ से ले लिया आपने, m फॉर मंकी क्या है ये m।
तो उसको हमें ये बताना होगा एग्जामिनर को, उनको ये शो करना है कि m क्या है, m भी पॉजिटिव इंटीजर ही है, m भी हमारी कैटेगरी का ही है, कहीं और प्रजाति नहीं है या कोई दूसरी स्पीशीज नहीं है, m भी क्या है, हमारे बीच में से ही है, ताकि एग्जामिनर थोड़ा सेटिस्फाई हो जाए, अच्छा ठीक है ये m भी हमारी जान पहचान का है, तो हम जानते हैं m कौन है या n कौन है। ये क्लियर है। तो इसीलिए इनको रटना तो है ही नहीं आपको कि ये लाइन आपको आप रट रहे हो कि ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है, फिर उसके बाद ब्रैकेट में ये वैल्यू आएगी, लिखना होगा एम एंड एन आर इंटीजर, फिर लास्ट स्टेप में हमें लिखना होगा क्यू इज एन इंटीजर, फिर वो वाली लास्ट लाइन लिखेंगे इट इज अ मल्टीपल ऑफ 6 या मल्टीपल ऑफ 4। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। क्वेश्चन में देखो जो काम हो रहा है बस वो काम करते चलो, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत ईजी है। ये क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर। तो जब हम इनको सॉल्व करते हैं, अब देखो a प्लस बी होल स्क्वायर तो आप लोगों को पता है, बहुत अच्छे से जानते हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सभी भी हमने पढ़ा था। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा, इनको थोड़ा सही करके लिख लेते हैं, थोड़ा इजी वे में लिख लेते हैं। दोनों को 4 को इनको n स्क्वायर यानी अरेंज कर लेते हैं। अरेंज कैसे करते हैं हम, हाईएस्ट टू लोवेस्ट ऑर्डर में ही अरेंज करते हैं हम पावर्स को, हाईएस्ट डिग्री से लोवेस्ट डिग्री में। यहाँ पे इनकी पावर 2 है, 1 है, फिर इसके बाद कांस्टेंट टर्म आ जाएगी 1 + 1 = 2। ठीक है, अब पढ़ो इसको, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि ये क्या होना चाहिए, इवन तो होना चाहिए लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो मतलब बाहर 4 कॉमन नहीं आना चाहिए, ऐसी कंडीशन चाहिए हमें। ठीक है, कि डिविजिबल तो ये हो जाएगा, डिविजिबल हो गया, सॉरी इवन हो गया, इवन से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो अब मुझे आप देख के बताइए, अगर मैं पूरी स्टेप में से 2 को कॉमन ले लूं, यहाँ पर भी 2 है, हर जगह 2 है, हो जाएगा। अगर कोई भी नंबर 2 का मल्टीपल होता है तो क्या वो इवन होता है, क्या बिल्कुल होता है। अभी हमने पढ़ा था, आज ही हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी नंबर 2 का मल्टीपल होता है, इफ ए नंबर इज मल्टीपल ऑफ 2 देन दिस नंबर इज इवन नंबर। ओके, और इसके अलावा जो नंबर होंगे वो जो 2 के मल्टीपल्स नहीं है तो वो क्या होंगे, वो ऑड नंबर्स होंगे। अभी हमने पढ़ा था। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से देखो, यहाँ पर आपने इनमें सब में से आप यहाँ पर पहले तो इसमें से थोड़ा 4 को कॉमन ले लिया, ठीक है, अंदर बच गया m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2 हो गया। कि ये क्यों लिया, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या सुनना है, इसको कंपेयर करो। किस चीज से कंपेयर करना है, इसको ऐसे देखो, 4q प्लस 2 a = 2। ठीक है, ये वे देखो, अगर मैं आपसे ये कह दिया जाए तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे that dividend is equal to a, divisor is equal to 4, quotient is equal to q and the remainder is equal to 2। अब अगर रिमाइंडर कभी भी होता है तो क्या वो नंबर उसे डिविजिबल माना जाता है क्या। मैंने अगर आपको लिख दिया कि 15 = 2 × 7 + 1, तो अब मुझे बताओ यहाँ पर रिमाइंडर मेरे पास 1 है, तो इस कंडीशन में मैं क्या ये कह सकती हूँ कि 15 इज डिविजिबल बाय 2, 15 जो है 2 से डिविजिबल है। क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमने थोड़ा सा इसको इस फॉर्म में जमाया, क्यों, क्योंकि हमें दिखाना था कि रिमाइंडर बच रहा है आपके पास। तो ये क्या बन जाएगा, 4 ये हो जाएगा पूरा हमारा क्वोशेंट। 4 इसको आप इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको आप क्यों लिख लो, 4q + 2 लिख लो। क्यों क्यों लिखा, क्योंकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए। हाँ, क्यों लिखा, क्योंकि उसको थोड़ा सिंप्लीफाई इजी फॉर्म में लिखने के लिए। अब इसके बाद देखो, वेर q = m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस mn, जो भी वैल्यू बची वो हमने लिख ली। अब यहाँ से कंक्लूजन निकल गया ना अपने पास सारा। क्या कंक्लूजन निकल गया कि ये जो देखो ये स्टेप देखी थी, तो इससे हमें पता चल गया कि रिमाइंडर है तो ये इससे डिविजिबल नहीं होगा। अब ऑड और इवन का तो आपको देख के पता चल रहा है कि ये नंबर आपका ऑड होगा कि इवन होगा, तो ये तो ऑफ कोर्स आप बता सकते हैं इवन होगा, तो हमने लिखा। अब ये भी चीजें आपको लर्न नहीं करनी है, आप रटना नहीं है। देखो हियर, यहाँ पे इन द अबोव रिजल्ट 4q इज इवन। 4q क्या है, इवन है। 4 का जो भी मल्टीपल होता है वो इवन है। 2 भी आपका इवन है, इवन होगा कि नहीं होगा, होगा। देयरफॉर 4q + 2 इज ऑल्सो इवन। दो इवन को ऐड करेंगे तो इवन ही बनेगा। फिर इसके बाद चलो आगे नेक्स्ट बात पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या, उन्होंने बोला कि वो डिवाइड वाला नहीं होना चाहिए, डिविजिबल नहीं होना चाहिए। एंड कंपेयरिंग विद a = bq + r, इससे आपको कंपेयर करना है। हियर व्हेन, यहाँ पर क्या पता चला, डिविजर इज 4 एंड रिमाइंडर इज 2। डिविजर क्या होगा 4, रिमाइंडर क्या होगा 2। तो अब क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि 4 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। हैंस इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4। देयरफॉर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि क्या था, ये था तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही, इसी को तो हम सॉल्व कर रहे थे, इसी को तो सॉल्व करके हम ये सब लेकर आए थे। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4। इज दैट क्लियर? ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता था, दैट शो दैट या प्रूव दैट द इफ एक्स एंड वाई आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड की जगह वो इवन भी ले सकता था, ऑड इंटीजर लिया ना, इवन भी ले सकता था, लेकिन जैसे ही अगर ये नंबर इवन होते तो वो क्या होते, 4 से मल्टीप्लाई हो जाते, मतलब 4 से डिविजिबल होते। यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं, ये हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसके बाद एक दो क्वेश्चन और रिमेनिंग है, बहुत ईजी है, बट पढ़ना इनको ध्यान से। ये पूरा हमारा लेक्चर, इसमें मैंने अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में ही डिस्कस किया है, ताकि आपको स्टडी के टाइम पे दिक्कत ना आए कि अगर हमें अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने तो हम कहाँ देखेंगे। इसके अलावा हम PYQs के बारे में भी डिस्कस करेंगे, PYQs का भी अलग सेशन होगा, तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनसे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। एग्जाम्पल्स भी कुछ हमने यहाँ पर कवर किए हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 को हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी हम जल्द से जल्द उनको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो देखो क्या है, ए एंड बी आर टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर। आज तो पता नहीं सब कुछ ऑड ही ऑड क्यों मिल रहा है। ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो देखो, ऑड भी है, पॉजिटिव भी है, इंटीजर तो है ही सही, ठीक है, ये बात क्लियर है। सच दैट, किस तरह से, दैट ए इज ग्रेटर देन बी। अब ये चीज पता है यहाँ पर क्यों लिखी गई है, दैट ए इज ग्रेटर देन बी, उसके लिखने के पीछे एक रीजन है। रीजन है ये, क्यों, अगर मान लो a जो है b से स्मॉल होता, ऐसी कंडीशन होती दैट a इज लेस देन b, ये कंडीशन बन जाती, a इज लेस देन b। तो अब मुझे बताओ, a माइनस बी अपॉन 2 होता, ये नेगेटिव होता कि नहीं होता? बिल्कुल होता, नेगेटिव होता। तो अब नेगेटिव आप कैसे ले सकते हो, जब आप सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव कर रहे हो, आप उसके बारे में बाद में पॉजिटिव वगैरह के बारे में बात कर रहे हो, तो हमें नेगेटिव के बारे में बात ही नहीं करनी है। इस चीज को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन दिया गया है, दैट ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ये बात नहीं दी जाती तो स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन आता, दैट मैम आपने a माइनस बी लिया तो आप इसको पॉजिटिव कैसे एज्यूम कर रहे हो, ये नेगेटिव भी तो हो सकता है। तो इसीलिए मैथ्स में हर एक वर्ड की अपने में इंपॉर्टेंस होती है, उसके पीछे रीजन होता है कि ये चीज अगर लिखी गई है तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों ये चीज लिखी गई है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसलिए कहते हैं कि मैथ पढ़ते टाइम ना अपना पूरा माइंड, पूरा कंसंट्रेशन ना वहीं रखना है। ऐसा नहीं करना यूट्यूब पे वीडियो चल रही है तो हमने थोड़ी देर की वीडियो देखी, फिर इसके बाद हमें ऐसा लगा कि हमें नहीं, कुछ हमें रिलैक्स चाहिए, हमें थोड़ी देर का हमें गैप चाहिए, हम कुछ और वीडियोस देखने लग जाएं। ऐसा करोगे फिर पता है क्या होगा, जो अभी यहाँ पर आपको पढ़ाया गया वो आपके माइंड में जैसे ही सेट होने लगता है, उससे पहले दूसरी चीज़ उसके ऊपर ओवरलैप कर जाती है। कुछ और आपने इंटरेस्टिंग कोई कॉमेडियन वीडियो देख ली, वो उसके ऊपर ओवरलैप कर गई, तो वो क्या हो जाएगी, बेचारे का ग्रो ही नहीं होगा, वहीं की वहीं दबी रह जाएगी। फिर आपको थोड़ा सा कुछ और पढ़ाया जाएगा, फिर आप वो वीडियो देख लोगे, तो आप जो स्टडी आपने करी वो टोटल वेस्टिंग हो जाएगी, कि कोई सेंस नहीं निकलेगा जब तक आपने उसके नोट्स ना बनाओ, आप पूरे लेक्चर को 1 सिटिंग में कंप्लीट ना करो, कोई सेंस नहीं है। और उसके अलावा डेली पढ़ने की हैबिट जरूर आपको मेंशन करनी है, तो आप उसको याद रखना है कि आपने जो आज आपको टीचर ने पढ़ाया डेली आपको उस चीज़ को रिवाइज करना है। उससे क्या होता है, उससे बेनिफिट सिर्फ इतना होता है, आपने, टीचर ने आपको आज पढ़ाया, उसको बाद आपने यहाँ पर उसको खुद में दोबारा उस चीज़ के बारे में उसने पढ़ लिया, 2 या 3 टाइम वो चीज़ रिकॉल हो गई। तो जब आप एग्जाम में पढ़ते हैं तो आपको वैसी वाली फीलिंग नहीं आती कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मुझे तो इसके बारे में एक सिंगल वर्ड भी नहीं पता, ये क्या है, ये टॉपिक भी होता है क्या, ऐसा भी होता है क्या। ऐसी कंडीशन आपके साथ उस टाइम नहीं होती है अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो इसीलिए डेली की डेली आप स्टडी पढ़ते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डेली आपकी स्टडी करना, डेली रिवाइज करना। नहीं होता, कोई भी स्टोरी आपने सुनी, कोई जोक सुना, तो आप उसको एक पर्सन को बताते हैं, फिर उसके बाद दूसरे पर्सन को बताते हैं, तीसरे पर्सन को बताते हैं, तो वो चीज़ आपने जितनी बार बताई उतनी बार आपके माइंड में रिकॉल हुई तो आप उस चीज़ को नहीं भूल पाते हैं। मूवी स्टोरी यही तो होता है, हम मूवी देख के आए तो हमारे फ्रेंड्स को बताएंगे मूवी स्टोरी इतनी अच्छी थी, ये हुआ वो हुआ, उसमें ये था वो था, इतने सारे एक्टर थे, एक्ट्रेस थे, सब कुछ के बारे में हम बताते हैं, तो वो चीज़ आपके माइंड में रिकॉल हो गई तो आप उस चीज़ को नहीं भूल पाते हैं। इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। तो चलिए हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर हैं ए एंड बी, और दोनों कैसे हैं, ऑड है, पॉजिटिव है और इंटीजर है। ऑड भी है, पॉजिटिव है, इंटीजर भी है। जैसे अभी हमने लिया था वो ऑड भी थे, पॉजिटिव भी थे, इंटीजर भी थे, 2m+1 2n+1 लिया था, तो यहाँ पे जैसे हम वैसी वैल्यू
ले सकते हैं। और हमें क्या शो करना है, दैट वन ऑफ द टू नंबर, कि या तो ये या फिर ये, कि दोनों में से एक नंबर इवन होगा और एक नंबर ऑड होगा। दोनों इवन नहीं हो सकते, दोनों ऑड नहीं हो सकते, एक नंबर आपका ऑड होगा और एक नंबर आपका इवन होगा, और वो कोई सा भी नंबर ऑड हो सकता है। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये वाला नंबर ही आपका ऑड होगा या वो वाला नंबर ही आपका ऑड होगा, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी दोनों में से इवन या दोनों में से ऑड हो सकता है। तो पहले तो चलिए इनको अज्यूम करते हैं, लेट a इज इक्वल टू 2m प्लस 3 एंड b इज इक्वल टू 2m प्लस 1। कि मैम अब ये क्यों ले लिया, तो देखो ना हमने वैल्यूज तो वही ली है, 2m प्लस 1 एंड 2m प्लस 3 ले लो, कुछ भी ले सकते हो वैल्यू, मैंने पहले भी बताया था। आप चाहें तो आप 2m प्लस 1 एंड 2m माइनस 1 भी ले सकते हैं, उसको लेकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 2m प्लस 1 किया और 2m माइनस 1 किया, तो देखो जैसे अगर मान लो आपने वैल्यू ली, ये ले लिया आपने 2m प्लस 1, ठीक है, और दूसरी वैल्यू हो गई 2m माइनस 1, ठीक है, डिवाइड बाय 2, ये मैं कर रही हूँ a प्लस बी बाय 2। इसी तरह से हम करेंगे a माइनस बी बाय 2, तो a माइनस बी के लिए क्या हो जाएगा 2m प्लस 1 माइनस 2m प्लस 1 बाय 2, इस तरह से कंडीशन बन जाएगी। यहाँ पर क्या हुआ, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बन जाएगा ये 4m अपॉन 2। तो यहाँ से कैंसिल होने के बाद ये कितना बचा, 2m बचा या नहीं बचा। अब मुझे बताओ ये 2m है, ये इवन होगा या ऑड होगा, तो ऑफकोर्स आपको पता चल गया है क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। इस कंडीशन में देखो यहाँ से 2m एंड 2m कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिमेनिंग हो जाएगा 2 बाई 2, 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। अब मुझे बताइए 1 इवन होगा या ऑड होगा, ऑफकोर्स 1 क्या होगा, ऑड होगा। तो बस हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्या बचा है, यही आपको करना था। ठीक है, तो आपको यही, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको यही चीज़ यूज़ करनी है कि आप 2m प्लस 3 ही लो या 2m माइनस 1, 2m प्लस 1 ही लो, कुछ भी आप वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन बस रिस्ट्रिक्शन इतना है कि वो वैल्यू आपकी ऑड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक वैल्यू आपने 2m प्लस 2 ले ली, दूसरी वैल्यू 2m प्लस 4 ले लेंगे, ऐसे नहीं लेना है आपको कि 2m प्लस 2 हो गया और 2m प्लस 4 हो गया, तो दोनों वैल्यू बेटा आपकी यहाँ पर इवन हो जाएगी। या फिर एक वैल्यू ये ले ली और एक वैल्यू 2m माइनस 1 ले ली, तो एक इवन और एक ऑड हो जाएगी, तब भी हमें नहीं लेना। क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी जाए उसका ध्यान रखना है, बस यही आपको करना है। एक्चुअली ये सॉल्यूशन हो गया आपका, कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा इस क्वेश्चन में, बताया ना आपको, बहुत इजी है, कुछ भी हार्ड थिंग नहीं है। आपको बस इतना सा करना है कि जितना आपको पढ़ाया जाए उसको ध्यान में रखो। ठीक है, ए और बी की वैल्यू ले ली हमने, और दोनों क्या है यहाँ एम और एन भी क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। ए प्लस बी बाय 2 हमने फाइंड आउट किया, ए प्लस बी बाय 2 क्या हो जाएगा 2m प्लस 3 प्लस 2m प्लस 1 लिखा, डिवाइड बाय 2 किया, सॉल्व करेंगे हम इसको कि तो कितना बन जाएगा ये, और प्लस 4 हो जाएगा डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 4m प्लस 4 डिवाइड बाय 2। यहाँ से देखो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आया तो अंदर कितना रिमेनिंग रह गया 2m प्लस 2 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो रिमेनिंग हो जाएगा 2m प्लस 2। अब आप मुझे बताइए 2m प्लस 2 इवन होगा या ऑड होगा, ऑफकोर्स इवन होगा। ये भी m जो है पॉजिटिव है, 2 जो है उसका मल्टीपल है और प्लस 2 कर रहे हैं, ये भी इवन नंबर है, तो ये पूरा आपका क्या हो जाएगा इवन नंबर है, विच इज इवन। एक इवन हो गया। अब इसके बाद आपको यहाँ से कंटिन्यू करना है, यहाँ पे जो मैं इस तरह से लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ना, यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है नीचे का जो पार्ट है। ठीक है, अब हमें a माइनस बी फाइंड आउट करना है, a माइनस बी निकालना है। a माइनस बी इज इक्वल टू 2m प्लस 3 माइनस 2m प्लस 1। सॉल्व करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, कभी कभी क्या होता है जल्दबाजी में हम गलती कर जाते हैं। गलती क्या करते हैं हम, ये ब्रैकेट्स को यूज़ नहीं करते हैं, तो ब्रैकेट यूज़ मत करो। जैसे हमने अभी सॉल्व किया था, हमने ब्रैकेट यूज़ नहीं करा, लेकिन हमने इनके साइन चेंज कर दिए थे। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, अगर आपको एक ही स्टेप पे आप साइन चेंज नहीं कर सकते हैं तो आपको ब्रैकेट यूज़ करना है। ओके, तो 2m प्लस 3 और ये माइनस में हो गया, तो हम यहाँ से 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग हो जाएगा 2/2। तो देखो आंसर हो गया 1। तो देखो सेम आंसर आया कि नहीं आया, ऑलमोस्ट उसी टाइप का आंसर आया। ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1, और 1 क्या हो जाएगा विच इज ऑड, और यही हमने भी फाइंड आउट किया था। तो m की ये a की और b की वैल्यूज है ना, तो ये आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस में यही बेनिफिट होता है, और यही किया करो। ये मत सोचा करो कि एक चीज हमें बता दी तो हम उस चीज को रटने में लग रहे हैं कि नहीं वैल्यू यही लेनी है, ऐसा आपको नहीं करना है। बहुत सारे क्वेश्चन में ये चीज़ भी होती है कि जो वैल्यू आपको बताई जाती है आपको वही यूज़ करनी होती है, क्योंकि उसके अलावा अगर आप अदर मेथड से यूज़ करेंगे तो वो सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। जैसे अभी हमने 8 से डिविजिबल था तो हमने b की वैल्यू 4 ले ली थी, उस टाइम पे क्यूब वाली क्वेश्चन में 9 से मल्टीपल था तो b इज इक्वल टू हमने 3 यूज़ किया था, क्योंकि वो हमारे लिए कन्वीनियंट था। यहाँ पर क्या है, आपने वैल्यू ली, अब इसकी जगह मैंने जैसे 2m माइनस 1 लेकर सॉल्व किया तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप इसको लिख देंगे, लिखने में क्या लिखेंगे, एंड ये इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, एंड a माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 1।
Therefore, one of them is odd and the other is even. और ये क्वेश्चन की जो लाइन होती है ना, स्टेटमेंट जब भी आप प्रूफ करते हैं, प्रूफ वाले स्टेटमेंट में एक चीज ध्यान रखना, लास्ट का आंसर आपको किस वे में लिखना है। क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट होता है वो स्टेटमेंट आपको लास्ट में लिखना है, जरूरी नहीं एज इट इज लिखो, बट उसकी जो मेन थिंग है, मेन बात होती है, जो इम्पोर्टेंट बात होती है, वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। इस चीज़ का आप पूरी तरह से ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं करना, यहाँ पे छोड़ दोगे ना तो फिर वो बात ही हो गई कि आपने पूरी बात तो हमें एक्सप्लेन ही नहीं करी, तो हम मार्क्स क्यों दें आपको। और एग्जामिनर को तो मौका चाहिए होता है मार्क्स डिडक्ट करने का, और हमें उन्हें मार्क्स डिडक्ट नहीं करने देना है। हमें हमारे कंसेप्ट इतने क्लियर करने हैं, जो क्वेश्चन इजी हैं उन्हें तो इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि कोई चाहकर भी इसमें मार्क्स को कट ना कर पाए। क्लियर है सबको? ये क्वेश्चन हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शो दैट वन एंड ओनली वन, ये लास्ट क्वेश्चन है, ओनली 5 मिनट्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा लेंदी भी नहीं है। शो दैट, शो करना है ओनली वन एंड ओनली वन, कि ये जो 3 कंडीशन है ना, ये इसमें से केवल एक आपका क्या होगा, डिविजिबल बाय 3। किससे डिविजिबल होगा? 3 से। तो एक कंडीशन आप देखो यहाँ पर 3 से डिविजिबल है, तो वैल्यू क्या बन जाएगी, a इज इक्वल टू 3q प्लस r। ठीक है, r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 2 3, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे a इज इक्वल टू 3q कोमा 3q प्लस 1 कोमा 3q प्लस 2 कोमा 3q प्लस 3 बनेगा क्या? नहीं बनेगा, यहाँ तक ही कंडीशन रहेगी। तो एक बार आपने क्या करा, ये कंडीशन ले लिया, तो एक बार आपने a इज इक्वल टू क्या ले लिया, 3q ले लिया। ठीक है, तो यानी कि n की वैल्यू आपने जैसे ही 3q ली, तो आपको क्या देखना है, उसमें से देखोगे आप n प्लस 2 देखोगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3q प्लस 2। और एक कंडीशन में जैसे n प्लस 4 को आप चूज करोगे तो ये बन जाएगा 3q प्लस 4, सॉरी 3q प्लस 2 प्लस 4। ठीक है, 3q प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 नहीं आएगा, 3q प्लस क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो बस आपने n की वैल्यू पुट करी और ये सॉल्व किया। अब मुझे एक चीज़ देख के बताइए, ये इसमें इन तीनों में से कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 से आपको डिविजिबल नज़र आ रहा है, मतलब रिमाइंडर 0 हो रहा है। तो देखो इस कंडीशन में ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा? होगा। एक केस हम लेंगे जब हमारे पास वैल्यू n की कितनी हो जाएगी, n हो जाएगा 3q प्लस 1। ठीक है, तो n प्लस 2 क्या होगा, n प्लस 2 आपका 3q प्लस 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1 में 2 ऐड किया तो कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। फिर आप जैसे ही n प्लस 3 लेंगे, n प्लस 2 ले, सॉरी यहाँ पे n प्लस 1 आएगा, n प्लस 1 होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी n प्लस 2। ठीक है, फिर जैसे आपने n प्लस 2 लिया, n प्लस 2 लेते ही वैल्यू क्या बन जाएगी, 3q प्लस 3 बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। अरे n में आपको 2 ऐड किया तो वैल्यू 3 प्लस 3 q प्लस 3 बनेगी कि नहीं बन जाएगी? बन जाएगी। अब इस कंडीशन में देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कौन है जो इसमें डिविजिबल होगा, तो देखो ये 3 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। कैसे पता चला? आपने देखो इसको ऐसे लिख दिया ना, सॉरी इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, इजी वे में लिख सकते हैं हम, जैसे कि हमने ऐसे लिख दिया, ये हो गया 3 हो गया और ये बन गया q प्लस 1, तो ये 3m बन गया। तो ये डिविजिबल हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। एक कंडीशन और बनेगी जो 3q प्लस 2 के लिए बनेगी, तो इसमें आपको क्या करना है, सॉरी यहाँ पर 4 करना था, थोड़ा मिस्टेक कर दिया मैंने, इसको ध्यान रखिएगा, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है यहाँ पे बच्चों, कि आपको क्या करना है, हमने वैल्यू क्या ली थी, वैल्यू हमें 4 था ना, वैल्यूज में हमें क्या लिखना था, 4 लिखना था। देखो ठीक है, तो n प्लस 2 थी और n प्लस 4 था। जैसे n प्लस 2 किया तो ये बन गया, n प्लस 4 किया तो क्या बन जाएगा, ये 5 बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो इस कंडीशन में ये आपके पास डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन ये सॉल्व करना है, कुछ भी हार्ड थिंग लिटरली नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, रियली बहुत इजी क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा उसका स्टेटमेंट थोड़ा हमें वियर्ड नज़र आ रहा है कि बहुत अजीब लग रहा है, क्या हो गया है। कुछ नहीं करना, तीनों केसेस लेंगे, 3 केसेस हमने लिए, केसेस लेके हम उसके बारे में इसमें बात कर लेंगे। ओके, तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर फॉर डिविजर 3, डिविजर 3 है तो b इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने यूज़ किया, a इज इक्वल टू 3q प्लस r, वेयर r की वैल्यू हो जाएगी, ये कंडीशन बन गई। अब केस 1 में क्या हो जाएगा, पहले n की वैल्यू कितनी लेनी है, 3q, जैसा अभी हमने सॉल्व किया था, n हो गया, n प्लस 2 हो गया, 3q प्लस 2, nq प्लस 4 हो गया ये। अब इस कंडीशन में देखो, क्या ये वाली वैल्यू आपकी 3 से मल्टीपल हो रही है? बिल्कुल है, तो ये 3 से
डिविजिबल होगी। क्या ये बाकी वैल्यू हो रही है, क्या नहीं हो रही? यहाँ पर भी कुछ रिमाइंडर रह रहा है, यहाँ पर भी कुछ रिमाइंडर रह रहा है, यहाँ पर भी देखो रिमाइंडर बचा। कंपेयरिंग विथ 3q प्लस आर हियर ओनली n इज डिविजिबल बाय 3। इस कंडीशन में कौन डिविजिबल है? ओनली n डिविजिबल होगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट कंडीशन के बारे में बात करेंगे जो केस सेकंड है। तो केस सेकंड देखो, केस सेकंड में क्या होगा? n की वैल्यू कितनी ले लेंगे हम? 3q प्लस 1। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? nq प्लस 2 एंड nq प्लस 4। जो आपको फाइंड आउट करना है उस पर ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन में nq प्लस 1 और nq प्लस 2 पूछा जाता तो भी हम उसी तरह से सॉल्व कर सकते थे। n इज इक्वल टू 3q प्लस 1, इसको हमने इसमें लिखा, इसमें जैसे आपने प्लस 2 ऐड किया तो ये हो जाएगा। फिर वापस से n ये बन गया, देखो 3m की फॉर्म में बन गया। m आप इसको चाहो तो लिखो या नहीं लिखो, लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होता है। m की वैल्यू क्या हो जाएगी? वेर m इज इक्वल टू q प्लस 1। अब एक और कंडीशन क्या बनेगी? n प्लस 4 वाली कंडीशन बनेगी। तो देखो n प्लस 4 को सॉल्व करेंगे तो ये तो पूरी वैल्यू है n की, उसमें 4 ऐड किया तो बन जाएगा 3q प्लस 5। अब मुझे बताइए कि हमने, चलो अब वैसे आप इसको यहाँ पर भी क्विट कर सकते हैं, लेकिन हमने और एक्सप्लेन कर लिया। दो इसको 5 को हम 3 प्लस 2 लिखा हमने, ठीक है, 3 प्लस हमने 2 इसको लिख लिया। 3 मल्टीप्लाई q प्लस 1 प्लस 2 की फॉर्म में ये बन गया, 3m प्लस 2 बन गया। m की वैल्यू वापस हमने वही एज्यूम कर ली। अब मुझे बताओ, तीन चीज़ें हमारे पास आई है, दिस एंड दिस, तीनों में से डिविजिबल कौन होगा 3 से? तो आपको पता चल रहा है कि ये वाली कंडीशन ये किससे मिली हमें? n प्लस 2 से। सो n प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 3। ओके, बस वही लाइन हमें मेंशन करनी है। कंपेयरिंग विथ 3q प्लस आर हियर ओनली n प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 3। सिमिलरली केस थर्ड होगा। केस थर्ड में क्या यूज करेंगे? n की वैल्यू हो जाएगी 3q प्लस 2। तो ये n है, n प्लस 2 हमें इसी तरह से सॉल्व करना है। n प्लस 2 हमने सॉल्व किया तो देखो 4 हो गया था, 2 प्लस 2, 4 को हमने 3 प्लस 1 की फॉर्म में लिख लिया, 3 कॉमन लेकर हमने इस फॉर्म में इसको बना लिया है। ओके, अब एक चीज बात ये आती है कि मैम यहाँ पे आपको क्या जरूरत थी हमें कि आप इसको 4 को 3 प्लस 1 लिखो? तो अब बेटा देखो, ये है आपका b और ये है r। हमें पता है कि रिमाइंडर कभी भी डिविजर से ज़्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन इस कंडीशन में देखो बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना। तो अब हमारी लेमा क्या बोलेगी कि तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हारी हेल्प क्यों करें? दैट्स वाई हमने 4 को क्या किया? 4 को 3 प्लस 1 कर दिया। अब हमने कहा कि देख लो, अब आपका जो रिमाइंडर है ना वो छोटा हो गया डिविजर से, तो फिर अब ठीक है कि हाँ अब सब कुछ ठीक है, इसीलिए हमने 4 को 3 प्लस 1 की फॉर्म में लिखा है। m हो गया। इसी तरह से देखो नेक्स्ट वाला केस हम लेंगे, n प्लस 4 की वैल्यू ये हो जाएगी। 6 था, 6 को हमने क्या कर सकते हैं? 6 को किसी फॉर्म में लिखने की जगह हमने 3 कॉमन ले लिया, रिमेनिंग हो गया। तो अब आप मुझे देख के बताओ इन तीनों में से कौन सा मल्टीपल होगा? ये तो ऑफकोर्स नहीं होगा, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं होगा। तो इस कंडीशन में कौन रिमेनिंग रह गया? 3m, और 3m किससे मिलकर बना है? हमें n प्लस 4 से 3m मिला है। ओके बच्चों, तो ये सबको क्लियर है? तो बस वहाँ पे लास्ट लाइन हम मेंशन कर देंगे, कंपेयरिंग विथ 3q प्लस आर हियर ओनली n प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 3। क्वेश्चन में आपने देखा होगा 3 हमने केसेस लिए, हर केस में 3 कंडीशन बनती है, लेकिन 3 में से ओनली कोई एक ही ऐसा होता है, एक टर्म ही ऐसी होती है, तो n होगा या n प्लस 2 होगा या n प्लस 4 होगा जो 3 से डिविजिबल होगा। और यही क्वेश्चन ने बोला है, क्या कहा है? दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n प्लस 2 और n प्लस 4 इज डिविजिबल बाय 3। तीनों में से कोई एक ही डिविजिबल होना चाहिए हर अलग अलग केस में। एक केस में एक ही डिविजिबल हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि दोनों नंबर डिविजिबल हैं। वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, n तो पॉजिटिव है। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो अच्छे से, आई होप आपने अच्छे से इसको समझा होगा, आपने जितने भी कंसेप्ट थे वो आपने अच्छे से क्लियर किए होंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे ये, हमने सिर्फ हमारी प्रैक्टिस के लिए इनको सॉल्व किया है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ही कम चांसेस होंगे हमारे मार्क्स डिडक्ट होने के। तो स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क ये है कि जितने भी क्वेश्चन आपको आज हमने सॉल्व किए हैं उनके आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ऑफकोर्स आपका मैथमेटिक्स में उतना ही ज़्यादा आप इम्प्रूव कर पाएंगे। तो प्लीज़ इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, नोट्स आप ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, और इसी तरह की और वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू।